नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त है राजेंद्र सनोडिया। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आपके लिए लेकर आया है सामान्य विज्ञान के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, कितने महत्वपूर्ण हैं? अति से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, खासकर दोस्तों मध्य प्रदेश वन रक्षक भर्ती परीक्षा 2023 के लिए। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, जिन्होंने NCERT को डीपली पढ़ा है, ठीक है, उनसे ये प्रश्न बने होंगे। और जिन्होंने दोस्तों डीपली नहीं पढ़ा है, NCERT को नहीं छुआ है, सिर्फ लूसेंट के भरोसे बैठे रहे हैं, उनको तो ये भी पता नहीं चलेगा कि ये क्वेश्चन कहाँ के हैं। ठीक है, और जो एग्जाम में आते हैं, ठीक है, मैंने जब ओल्ड क्वेश्चन पेपर साइंस के साल कराया था तो आपको बताया था दोस्तों सब चीज़ कि कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। विथ प्रूफ आपको सब कुछ पहले बता चुका हूँ। जो स्टूडेंट पहले से जुड़े हुए हैं उन लोगों का जो साइंस का लेवल है दोस्तों वो टॉप क्वालिटी में पहुँच चुका है। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, वायुयान के विभिन्न भाग बनाने में किस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो देखिए भाई, सबसे पहली चीज़ तो आपको ये पता होना चाहिए कि मिश्र धातु क्या होती है। ठीक है, मिश्र धातु क्या होती है? मिश्र धातु मतलब दोस्तों दो धातु, ठीक है, मतलब दो या दो से अधिक धातु को मिलाकर या धातु और अधातु को मिलाकर दोस्तों क्या बनती है? मिश्र धातु बनती है। मैंने कितने बार दोस्तों आपको मिश्र धातु के उदाहरण बता चुका हूँ। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों, इसी प्रकार से एक मिश्र धातु होती है ड्यूरेलिमिन। क्या होती है? ड्यूरेलिमिन दोस्तों, याद रखना। और ये ड्यूरेलिमिन जो होती है दोस्तों, ये कौन कौन सी धातु की मिश्रण होती है? तो याद रखना, कापर की होती है Cu की, प्लस Mn मतलब मैग्नीज की होती है, प्लस Mg मतलब मैग्नीशियम की होती है, प्लस Al मतलब एल्यूमिनियम की होती है। ये चार धातु की दोस्तों क्या होती है? ये मिश्र धातु होती है। क्या? ड्यूरेलिमिन। और इसका उपयोग दोस्तों याद रखना वायुयान के विभिन्न भाग बनाने में किया जाता है। क्या किया जाता है? वायुयान के विभिन्न भाग बनाने के साथ साथ दोस्तों बर्तन और प्रेशर कुकर बनाने के लिए भी ड्यूरेलिमिन का प्रयोग किया जाता है। ठीक, चलिए अब देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको बता रहा हूँ मैं। ठीक है, जो मेरे पढ़ाने का तरीका है, ड्यूरेलिमिन जो होती है दोस्तों याद रखना वायुयान के विभिन्न भागों में इसका प्रयोग किया जाता है, बर्तन बनाने के लिए और प्रेशर कुकर बनाने के लिए। ये कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम चार धातु की क्या है दोस्तों? मिश्र धातु है। ठीक है, अब याद रखना दोस्तों अक्रिय धातु कौन सी होती है? ठीक है, अक्रिय धातु किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये पता होना चाहिए, ऐसी धातु दोस्तों जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है, स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है, उसे अक्रिय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? अक्रिय धातु कहते हैं। और सोना, चांदी और प्लेटिनम ये तीनों जो है दोस्तों याद रखना क्या है? अक्रिय धातु हैं। ठीक है, क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट लिखा दोस्तों, धातु पीटकर चादर अगाध वर्धनीता। धातु को पीटकर दोस्तों चादर बनाना, इसे धातु की क्या कहते हैं? अगाध वर्धनीता का गुण कहते हैं। क्या करना? धातु को पीट के चादर बनाना। ठीक है, ये अगाध वर्धनीता कहलाती है। लेकिन अगर धातु को खींचकर दोस्तों लंबे तार बनाए जाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तन्यता कहते हैं। ये सारे फैक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। धातु दोस्तों याद रखना ठोस होती है, ठीक है, चमकीली होती है, विद्युत की सुचालक होती है और धनायन होती है, धनायन बनाती है। ठीक है, क्या? धातु ठोस होती है मतलब सॉलिड होती है, चमकीली होती है, विद्युत की सुचालक होती है और धनायन बनाती है। कैसे बनाती है? धन आयन बनाती है। साथ ही दोस्तों याद रखना, देखिए धातु मैंने बताया कि ठोस होती है, लेकिन इसका अपवाद होती है दोस्तों पारा, मरकरी या जिसे Hg से डिनोट करते हैं हाइड्राजिरम। ठीक है, इसका संकेत दोस्तों हाइड्राजिरम होता है, Hg होता है। ठीक है, तो याद रखना द्रव धातु पारा है। ये आपको बचपन से पढ़ते हुए चले आ रहे हैं उस सवाल को। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों अधातु के बारे में बात करें तो अधातु ठोस नहीं होती। ठीक है, अधातु चमकीली नहीं होती। ये कटपिट के निशान लगे दोस्तों। ठीक है, इसकी PDF दूंगा मैं तो आपको समझ में जाएगी, और अगर आप वीडियो नहीं देखोगे तो आपको PDF भी समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अधातु जो होती है ठोस नहीं होती, चमकीली नहीं होती, और अधातु कुछ अलग होती हैं और साथ में ऋण आयन बनाती है। लेकिन एक द्रव अधातु है दोस्तों याद रखना जिसका नाम है ब्रोमीन। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कापर जंग रंग हरा। देखिए दोस्तों कापर में जब जंग लगता है ना तो उसका रंग कैसा होता है? हरा हो जाता है। और किसके कारण होता है मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ। किसके कारण होता है कमेंट करके बताना जरा कि कापर का रंग क्या, कापर ऑक्सीजन से संपर्क में आता है तो क्या बनाता है जिसके कारण उसका रंग हरा होता है? धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति दोस्तों क्षारीय होती है और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति हमेशा अम्लीय होती है, याद रखना। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी होती है,
तो क्षारीय और अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है। धातु दोस्तों अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस का टेस्ट करने के लिए दोस्तों एक टेस्ट किया जाता है हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए, जिसे पाप ध्वनि टेस्ट कहते हैं, पॉप टेस्ट कहते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन में दोस्तों अगर जिंक मिलाया जाता है ना, तो कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन का रंग कैसा होता है? नीला होता है, ब्लू होता है। लेकिन जैसे ही जिंक मिलाते हैं दोस्तों, तो याद रखना कॉपर सल्फेट का जो जलीय विलयन होता है वो अदृश्य हो जाता है, उसका कोई भी रंग नहीं रहता है। ठीक है, याद रखना सोडियम और पोटेशियम ऐसी धातु हैं दोस्तों जो बहुत मुलायम होती है और इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। मैंने क्या बताया था, धातु सामान्यतः ठोस होती है, लेकिन सोडियम पोटेशियम धातु होने के बाद भी इतनी नरम होती है, इतनी मुलायम होती है कि इनको हम चाकू से काट सकते हैं पनीर की तरह। ठीक है, फास्फोरस दोस्तों याद रखना इसे जल में रखा जाता है। क्यों? क्योंकि वायु में संपर्क आने के साथ दोस्तों ये आग पकड़ लेता है। ठीक है, इसलिए इसको जल में रखा जाता है। अधिक अभिक्रियाशील धातु दोस्तों याद रखना जब कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक से बाहर कर देती है। देखो, दो धातु रहती हैं आपस में जुड़ी हुई यौगिक फॉर्म में, एक अधिक अभिक्रियाशील रहती है, कम अभिक्रियाशील रहती है। लेकिन जब अधिक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को यौगिक से बाहर कर देती है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, सोडियम को कहाँ में रखा जाता है दोस्तों? सोडियम, पोटेशियम और लिथियम को कहाँ में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में रखा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से किस संश्लेषित रेशे का निर्माण किया जाता है? बड़ा जबरदस्त सवाल है और कई स्टूडेंट ने तो आज जीवन में पहली बार देखा होगा इस सवाल को। ठीक है, तो याद रखना काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से दोस्तों किसका निर्माण किया जाता है, किस संश्लेषित रेशे का निर्माण किया जाता है? तो याद रखना दोस्तों इसका आंसर है रेयान का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है मेरे भाई? रेयान। अब बोलोगे सर ये रेयान क्या है, नायलॉन क्या है, पॉलिएस्टर क्या है, एक्रिलिक क्या है? ठीक है, तो सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक, चलिए देखिए दोस्तों, एक कक्षा 8 की एनसीईआरटी का एक टॉपिक है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। ठीक है, अगर आपने उस टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे तो आपसे ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रेशे नाम से स्पष्ट है, जो प्रकृति ने दिए हैं, और संश्लेषित रेशे दोस्तों मतलब जो मानव ने बनाए हैं। प्राकृतिक रेशे देखिए दोस्तों, कपास होता है, ये कहाँ से मिलता है हमें? कपास का पौधा होता है भाई। ऊन कहाँ से मिलता है? भेड़ से ऊन प्राप्त करते हैं, मतलब जंतु से मिलता है। और रेशम भी हमें जंतु से मिलता है। मतलब दोस्तों जो रेशा हमें किससे मिल रहा है? पौधों से मिल रहा है और जंतु से मिल रहा है, उसे प्राकृतिक रेशे कहते हैं। और जो मानव बनाता है, जैसे रेयान हो गया, नायलॉन हो गया, पॉलिएस्टर हो गया और एक्रिलिक हो गया दोस्तों, ये सब ये होते हैं संश्लेषित रेशे होते हैं, मानव निर्मित रेशे होते हैं। क्लियर? चलिए, इसके बाद दोस्तों आपको याद रखना है कि जो रेयान होता है ना, इसको दोस्तों काष्ठ लुगदी, ठीक, जो काष्ठ मतलब क्या होती है? काष्ठ मतलब लकड़ी होती है ना, तो काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा दोस्तों इसको बनाया जाता है, इसलिए इसे कृत्रिम रेशम कहा जाता है। ठीक है, और इसका उपयोग दोस्तों चादर, कालीन और गलीचा बनाने में किया जाता है। किसका? रेयान का। ठीक है, तो याद रखना दोस्तों काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार द्वारा कृत्रिम रेशम कौन सा बनाया जाता है? रेयान बनाया जाता है। ठीक है, एक और चीज़ है दोस्तों याद रखना, नायलॉन। प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है दोस्तों कौन सा? नायलॉन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा कौन सा था? नायलॉन था। 1931 में बना था। कोयला, जल और वायु, तीन चीज़ों को मिलाने पर दोस्तों नायलॉन बनता है। ठीक है, एक और चीज़ होती है दोस्तों नायलॉन 66, ये एडिपिक अम्ल और हेक्सामेथिलीन का मिश्रण होता है और इसका उपयोग दोस्तों नायलॉन का ब्रश बनाने में। अब ये मत पूछना भैया कि ब्रश कौन सा, आपका जो भी ब्रश ले लो आप, ठीक है, चाहे दांत साफ करने का हो, चाहे कोई भी ब्रश हो, उसका उपयोग किया नायलॉन का उपयोग किया जाता है। पैराशूट, अब समझ गए पैराशूट क्या होता है? जो हवा मुड़ते हैं। ठीक है, और रस्सी, नायलॉन की रस्सी आपने सुना होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका नायलॉन। पॉलिएस्टर दोस्तों याद रखना, टेरिलिन जो है दोस्तों याद रखना एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर है। क्वेश्चन आता है कि टेरिलिन क्या है? ऑप्शन रहेंगे रेयान, नायलॉन, पॉलिएस्टर या एक्रिलिक। तो याद रखना टेरिलिन दोस्तों एक लोकप्रिय पॉलिएस्टर होता है जिसका उपयोग बोतल, जार और बर्तन बनाने में किया जाता है। एक्रिलिक दोस्तों याद रखना ये भी एक संश्लेषित रेशा होता है और स्वेटर, शाल और कंबल, ठीक, एक प्रकार का दोस्तों कृत्रिम ऊन है। ये क्या है? कृत्रिम ऊन है। ठीक है, और इसका उपयोग स्वेटर, शाल, कंबल, ठीक है, हम जो स्वेटर, शाल, कंबल खरीदते हैं ना मार्केट में आज के समय में सस्ते वाले, वो सब इसी से बने होते हैं। क्योंकि ऊन जो होता है ना दोस्तों उतना सस्ता नहीं आता जितने सस्ते में हमको आजकल स्वेटर, शाल और कंबल मिल जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लास्टिक के बारे में आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि प्लास्टिक जो होती है वो भी क्या होती है? दो प्रकार की होती है, थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग। ठीक है, थर्मोप्लास्टिक दोस्तों पिघल जाते हैं और थर्मोसेटिंग दोस्तों याद रखना पिघलते नहीं हैं, एक बार बन गए तो दोबारा यूज नहीं होते। ठीक है,
थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण दोस्तों पॉलीथीन और पीवीसी हैं। इनको बहुत अच्छे से याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाता है कि पॉलीथीन क्या है, थर्मोप्लास्टिक है, थर्मोसेटिंग है, दोनों हैं, इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, तो याद रखना पॉलीथीन जो है दोस्तों प्लास्टिक है। पीवीसी दोस्तों क्या है, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, ये भी एक प्लास्टिक है। और कौन सी प्लास्टिक है, थर्मोप्लास्टिक है। खिलौने, कंघी और बोतल आपके घर में होंगे, तो जो खिलौने, कंघी, बोतल है दोस्तों ये थर्मोप्लास्टिक हैं। अगर खिलौने, कंघी और बोतल को पिघलाऊंगा तो फिर से दोस्तों क्या मिल जाएगी मुझे, फिर से हम उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन थर्मोसेटिंग जो होता है दोस्तों वो पिघलता नहीं है। ये दोस्तों इसके उदाहरण है बेकेलाइट और मेलामाइन। ठीक है, जो बिजली के स्विच होते हैं ना दोस्तों, बटन जो होती हैं वो बेकेलाइट की बनती है, याद रखना। और रसोई के बर्तन जो होते हैं दोस्तों ये मेलामाइन के बनते हैं। ठीक है, क्योंकि इनको पिघलना नहीं है। ठीक है, चलिए याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक होता है दोस्तों जैव निम्नीकरणीय पदार्थ और एक होता है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ। देखिए दोस्तों, ऐसा पदार्थ है जो अपघटित हो जाता है, जैसे घर का कूड़ा करकट जो निकलता है ना, मान के चलो आपने आलू की सब्जी बनाए और थोड़ा छिलका उसके जो फेंक देते हैं हम, तो वो क्या होता है कुछ दिनों के बाद देखना जहाँ फेंको तो वहाँ आलू के छिलका नहीं दिखेंगे, वो अपघटित हो जाते हैं। तो ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं। लेकिन प्लास्टिक जो होती है दोस्तों, अगर आप प्लास्टिक को कहीं गाड़ के देखना, वो 10 साल बाद भी आपको वैसे ही मिल जाएंगी। तो ये हमारे पर्यावरण के लिए क्या होती है दोस्तों, नुकसानदायक होती है प्लास्टिक। इसलिए दोस्तों इसको क्या कहते हैं, अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहते हैं। ठीक है, 5R के बारे में दोस्तों याद रखना। 5R का मतलब होता है रेड्यूस मतलब दोस्तों कम करना, रीयूज मतलब पुनः उपयोग करना, रिसाइकल मतलब दोस्तों पुनः चक्रण करना, रिकवर मतलब दोस्तों, रिकवर का मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं कवर करना मतलब समझ गए ना। ठीक है, मतलब उसकी जो उपलब्धि है उसके बारे में है ना। और रिफ्यूज करना मतलब दोस्तों इसका उपयोग कम से कम करना। ठीक है, याद रखना दोस्तों, जो आग बुझाने वाले कर्मचारी होते हैं ना, ठीक है, आग बुझाने वाले जो कर्मचारी होते हैं वो मेलामाइन नाम का परिधान पहनते हैं। किसके बनते हैं, मेलामाइन जो संश्लेषित रेशा दोस्तों उसके बने हुए कपड़े पहनते हैं। और नायलॉन एक ऐसा संश्लेषित रेशा दोस्तों जिससे इस्पात से भी ज़्यादा मजबूत तार बनाया जा सकता है। किससे, नायलॉन से। इंपॉर्टेंट फैक्ट है और हर फैक्ट एक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण क्या होता है। ठीक है, तो देखिए भाई, आपने अगर ये जो है आपका कार्बन और इसको यौगिक वाला, ठीक है, या आपने जीवाश्म ईंधन वाला टॉपिक नहीं पढ़े हैं तो ये क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनता है ना। तो याद रखना दोस्तों, जो 200 पदार्थों का मिश्रण होता है ना वो होता है क्या, कोलतार। ठीक, कोलतार जो होता है दोस्तों वो लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। ठीक है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कोयला दोस्तों याद रखना जीवाश्म ईंधन है। देखिए, जो सजीव प्राणी होते हैं ना उनके मृत अवशेष क्या होते हैं, जमीन पे दब जाते हैं, तो उससे क्या होता है, कोयले का निर्माण होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। ठीक है, और कोलतार 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। कोयला को जब वायु में गर्म करते हैं तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, CO2 गैस निकलती है। ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। पेट्रोलियम उत्पाद है दोस्तों एक बिटुमेन, जिसका उपयोग सड़क निर्माण में किया जाता है। और पेट्रोलियम को दोस्तों काला सोना भी कहा जाता है। और भारत में दोस्तों पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण PCRA करता है। हिंदी में बोले तो PCRA का मतलब पेट्रोलियम अनुरक्षण अनुसंधान समिति। ठीक, चलिए याद रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। स्वर्णकार ज्वाला के किस क्षेत्र का उपयोग करता है। सोना खरीदने सोनार की दुकान में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ बाहर बैठे हुए लोग रहते हैं जो सोना चांदी की जो टूटी हुई चीज़ रहती है उसको जोड़ते हैं। तो वो कौन सी ज्वाला का उपयोग करते हैं। अगर आपने ये पढ़ा होगा दहन एवं ज्वाला टॉपिक तो आपसे बनेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन भी नहीं बनेगा। तो सबसे पहली चीज़ तो याद रखना दोस्तों, जो ज्वाला होती है वो 3 क्षेत्र होते हैं उसके। एक होता है दीप्त, एक होता है अदीप्त और एक होता है ज्योतिहीन। ठीक है, मतलब जहाँ ज्वाला जलती है जो दीप्त हो गया, जहाँ नहीं जलती वहाँ अदीप्त हो गया। और एक होता है दोस्तों जहाँ ज्वाला दिखती नहीं है, ठीक है, ज्योति नहीं दिखती लेकिन उसमें होती है वहाँ पर। ठीक है, तो जो स्वर्णकार होते हैं वो कौन से भाग का उपयोग करते हैं मेरे भाई, याद रखना वो अदीप्त का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं, अदीप्त का उपयोग करते हैं, जहाँ ज्वाला नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो सूर्य होता है ना, सूर्य के बारे में याद रखना दोस्तों कि सूर्य जो है इसमें ऊष्मा और प्रकाश जो होती है वो नाभिकीय संलयन के कारण होती है। ठीक है, और आपने हाइड्रोजन बम सुना होगा, वो उसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन होता है। न्यूनतम ताप दोस्तों जिसमें पदार्थ जलने लगता है उसे ज्वलन ताप कहते हैं। ठीक है, जो विद्युत उपकरण होते हैं और पेट्रोल वाली चीज़ें होती है ना, जहाँ आग बुझाने के लिए कुछ देखा होगा आपने रखा रहता है, ठीक है, तो उसे अग्निशामक कहते हैं, उसमें CO2 गैस भरी होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों याद रखना, इससे विश्व उष्णन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, विश्व उष्णन भी कहते हैं। और इसका कारण दोस्तों क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। ईंधन जो होता है दोस्तों इसका अपूर्ण दहन मतलब पूरी तरह से नहीं जलता दोस्तों, तो कार्बन मोनोऑक्साइड CO गैस उत्पन्न होती है।
अम्लीय वर्षा जो होती है दोस्तों सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण होती है, ठीक है। और एलपीजी को दोस्तों सबसे स्वच्छ ईंधन माना जाता है क्योंकि इसमें कोई भी पदार्थ अवशेष नहीं बचता है और ना ही धुआं निकलता है। क्लियर। चलिए, निम्न में से कौन सा जैव घटक है? तो देखिए भाई, जैव घटक मतलब जिसमें जीवन है तो जल, वायु, नदी। देखिए जल ही जीवन है, जल जीवन के लिए आवश्यक है, लेकिन जिसमें जीव नहीं होता, ठीक है। मछली में जीव होता है, इसलिए मछली क्या है? जैव घटक होती है, ठीक है। अब आपको बता देता हूँ कि भारत का प्रथम आरक्षित वन दोस्तों सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान होशंगाबाद है, ठीक है, याद रखना। अजैव घटक जिसमें जैसे भूमि, नदी, जल, वायु, ठीक है, ये जीवन के लिए आवश्यक हैं लेकिन इसमें जीव नहीं है। और जैव घटक दोस्तों याद रखना, सभी पौधे और प्राणी जो होते हैं जैव घटक होते हैं जिसमें जीवन पाया जाता है, ठीक है। संकटापन्न स्पीच दोस्तों याद रखना, इनका जो वर्णन होता है रेड डेटा बुक में किया जाता है। और पृथ्वी से दोस्तों जो उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या कर लेती है? उसको अवशोषित कर लेती है, ठीक है। चलिए, कोशिका का जीवित पदार्थ किसे कहते हैं? तो याद रखना दोस्तों, कोशिका का जीवित पदार्थ किसे कहा जाता है? ये क्वेश्चन बहुत कम स्टूडेंटों ने इसका सही जवाब दिया है। कोशिका का जीवित पदार्थ किसे कहा जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म को कहा जाता है, ठीक है। देखिए दोस्तों, कोशिका को देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है। कोशिका दोस्तों याद रखना, इसके साइटोप्लाज्म दोस्तों उसके कोशिकांग पाए जाते हैं। अमीबा, पैरामेसियम एक कोशिकीय जीव होते हैं, मतलब एक ही कोशिका से बने होते हैं। एक ही प्रकार के कार्य करने वाले कोशिकाओं के समूह को दोस्तों ऊतक कहा जाता है। और जीवित कोशिका के अंदर के सभी भाग क्या कहलाते हैं? प्रोटोप्लाज्म कहलाते हैं। इसके अलावा दोस्तों याद रखना, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, ठीक है। पादप कोशिका जो होती है दोस्तों याद रखना, इसमें कोशिका भित्ति होती है, हरित लवक भी होता है, लेकिन केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, ठीक है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती। वहीं जंतु कोशिका की बात करें दोस्तों, इसमें कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति नहीं होती, और हरित लवक नहीं होता, लेकिन केंद्रक झिल्ली होती है। आप खुद सोचिए, अगर जंतु कोशिका में हरित लवक होता तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं होती। अगर मानव भी तो जंतु ही है एक प्रकार का, है ना, तो मानव में अगर हरित लवक होता तो हम प्रकाश संश्लेषण नहीं करते, फिर क्यों आलू गोभी की सब्जी बनाते हैं ना। तो प्रकाश संश्लेषण की वजह से हम भी भोजन बना लेते हैं ना। तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक। यूकेरियोटिक केंद्रक झिल्ली होती है और प्रोकैरियोटिक में केंद्रक झिल्ली नहीं होती। सीधा सवाल छपता है यहाँ से, है ना। केंद्रक में दोस्तों धागे जैसी संरचना होती है, जैसे गुणसूत्र कहते हैं या क्रोमोसोम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से जरायुज जंतु है। जरायुज मतलब दोस्तों जो बच्चे को जन्म देते हैं, ये आंसर हो जाएगा कुत्ता। मेंढक, मछली, मुर्गी अंडा देते हैं। क्लियर। इसलिए याद रखना दोस्तों, देखिए नर मादा का युग्मक जो संलयन करता है उसे निषेचन कहते हैं। निषेचन दो प्रकार का होता है, आंतरिक बाह्य होता है, आंतरिक निषेचन, ठीक है, मनुष्य, गाय, कुत्ते में होता है। बाह्य निषेचन दोस्तों मेंढक, मछली, जलीय जीव में होता है, ठीक है। जरायु मतलब दोस्तों जो बच्चे को जन्म देते हैं, शिशु को जन्म देते हैं। और अंड प्रजक मतलब दोस्तों अंडे को जन्म देते हैं। हाइड्रा में दोस्तों याद रखना मुकुलन प्रक्रिया द्वारा जनन होता है, ये एक अलैंगिक जनन होता है। अमीबा में दोस्तों द्विखंडन होता है, ठीक है, ये भी अलैंगिक जनन है। और मेंढक जो है दोस्तों, जो टेडपोल में कायांतरण होता है, इसमें कायांतरण विधि से होता है। शुक्राणु की जो पूंछ होती है दोस्तों याद रखना, वो गति के लिए आवश्यक होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, शरीर में होने वाले परिवर्तन के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित पदार्थ का नाम क्या है, ठीक है। तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हार्मोन है, ठीक है। चलिए देखिए दोस्तों, ऋतुस्राव या रजोधर्म क्या होता है, इन सब चीज़ों को समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको समझना प्रयास करना दिमाग लगा के, ठीक है। 28 से 30 दिन का होता है। लड़कियों में पहला ऋतुस्राव को रजो दर्शन कहते हैं। रजो निवृत्ति जो होती है दोस्तों 40 से 45 वर्ष तक होती है। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन है, मादा हार्मोन एस्ट्रोजन है। स्त्रियों में जननकाल की अवधि 10 से 45 वर्ष होती है। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नमक की मात्रा नियंत्रित होती है एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। और लार्वा से वयस्क बनता है कायंत्रण द्वारा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यदि जल में खाली स्थान न हो तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो पाएंगे। याद रखना इसका आंसर होगा दोस्तों आयोडीन, ठीक। आयोडीन नहीं होगा तो टेडपोल वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो पाते। आयोडीन की कमी से दोस्तों घेंगा रोग होता है, गलगंड होता है या ग्वाइटर होता है। संतुलित भोजन दोस्तों दूध को कहते हैं। और एड्स दोस्तों याद रखना विषाणु से होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है। और HIV का क्या होता है, ह्यूमन इम्यूनो डिफेंसी वायरस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, वायु प्रदूषण में कौन सा रोग होता है, दमा, खांसी, ब्रोंकाइटिस। उपरोक्त सभी दोस्तों याद रखना ये वायु प्रदूषण से होते हैं। देखिए दोस्तों, वाहन से कौन कौन सी गैस निकलती है, CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, NO2 मतलब नाइट्रस ऑक्साइड, और धुआं निकलता है। ओजोन परत जो है दोस्तों याद रखना वो कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC द्वारा क्षतिग्रस्त हो रहा है। और ये CFC कहाँ रहती है, रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में रहती है, ठीक है।
आगरा का ताजमहल दोस्तों याद रखना अम्लीय वर्षा के कारण क्या हो रहा है, धुंधला दिखाई दे रहा है। और ग्रीन हाउस गैस दोस्तों याद रखना CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और CH4 मतलब दोस्तों मीथेन है। याद रखना नाइट्रस ऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक, चलिए तो ये होगा दोस्तों आपके पूरे क्वेश्चन सही। थैंक यू, है ना। अगर वीडियो आपको पसंद आया होगा, कंटेंट पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करना। ठीक, और आपको कंटेंट कैसा लगा दोस्तों कमेंट करके बताना। ठीक, आपको अभी इतना ही अच्छा कंटेंट चाहिए तो शानदार कमेंट करना आपको ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों अभी आपको पता नहीं है, मैं जहाँ इस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, पूरा पसीना पसीना हो चुका हूँ मैं, क्योंकि इतना क्लियर साउंड देता हूँ आपको मैं, है ना। बिल्कुल भी साउंड नहीं होता, बिल्कुल पैक कमरे में मैं इसका रिकॉर्डिंग करता हूँ, है ना। चलिए दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।